हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट चैप्टर को, जो था मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मीन्स किसी भी इकॉनमी के नेशनल इनकम को हम मेज़र कैसे करते हैं, हमारे पास कितने मेथड हैं कि किसी भी इकॉनमी के नेशनल इनकम को हम जिससे मेज़र कर सकते हैं। तो अगर किसी भी इकॉनमी का अगर आपको नेशनल इनकम मेज़र करना है तो हमारे पास जनरली 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम मेज़र करने के। फर्स्ट था हमारा इनकम मेथड, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड जो है जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे है वैल्यू एडेड मेथड। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों मेथड हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से हम किसी भी इकॉनमी की नेशनल इनकम को हम कैसे फाइंड करते हैं, और फिर देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड बाकी दो जो आपके मेथड्स हैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड उससे कैसे डिफरेंट हैं। और अगर आप किसी भी इकॉनमी की नेशनल इनकम अगर फाइंड करते हो, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों से ही किसी इकॉनमी की नेशनल इनकम सेम आती है, तो वो क्यों आती है वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड है क्या, जो कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है लास्ट टू मेथड से। तो इसमें आपको ये दो जो थ्योरी बेस है इसका, वो समझने के लिए आपको ये दो स्टेटमेंट या दो पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आपको इनिशियल लेवल पे क्लियर है तो उससे आगे आप, जब मैं इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे आप किसी इकॉनमी की नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट क्या है जो आपको पता होना चाहिए, लिखा है ईच इंडिविजुअल फर्म एंड एड सम वैल्यू टू द गुड्स एंड द प्रोडक्ट दैट इज बाइज एज इंटरमीडिएट गुड फ्रॉम द अनदर फर्म। मीन्स किसी भी गुड के किसी भी फाइनल गुड के प्रोडक्शन में, अगर कोई फाइनल गुड आपके पास है आज जिसे आप यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट ऑब्वियसली हर एक डिफरेंट फेजेस से प्रोडक्शन फेज से पास हुआ होगा। तो हर एक डिफरेंट स्टेजेस पे किसी भी गुड का जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट स्टेजेस पे प्रोडक्शन होता है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही बड़ा होता है। तो हर एक स्टेज पे, प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे उस गुड में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। कोई फर्म ए है, अगर वो गुड बना रहा है, जैसे कॉटन है, तो कॉटन से वो अगर थ्रेड बना रहा है तो कॉटन की वैल्यू अगर 100 रुपीज़ थी, तो उस थ्रेड में जब थ्रेड में कन्वर्ट करेगा तो उसमें वो अपना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, 100 से 500 हो जाएगा। और फिर वो थ्रेड से अगर कोई शर्ट का या किसी क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो 500 से 1000 में कन्वर्ट करेगा उस वैल्यू को। तो हर एक स्टेज पे जो गुड उसने एज इंटरमीडिएट गुड खरीदा था उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। मीन्स अगर शर्ट प्रोडक्शन वाले किसी कंपनी ने, जो प्रोडक्शन यूनिट जो शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगर उसने थ्रेड खरीदा, अगर उसने 100 या 500 में थ्रेड खरीदा, तो तो जो थ्रेड था उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि जो भी ईच इंडिविजुअल फर्म, जो भी वो किसी दूसरे फर्म से इंटरमीडिएट गुड खरीदती है, उस इंटरमीडिएट गुड में वो अपना कुछ वैल्यू एडिशन करती है और फिर उसे फर्दर प्रोसेस में आगे भेजती है। तो वो कैसे होता है हम एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है कि जो डिफरेंट किसी भी गुड के प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस में जो उसमें वैल्यू एडिशन होती है, आप उन सभी वैल्यू एडिशन को ऐड कर दो। हर एक जितने भी गुड्स आपके कंट्री में, आपके इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी गुड्स का अगर आप डिफरेंट स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उसमें उन सभी वैल्यू एडिशन को ऐड कर दो, तो आपकी इकोनॉमी में नेशनल इनकम फाइंड हो जाती है। उनका जो सम अप आता है वो आपका नेशनल इनकम आता है। अगर हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि इन दो पॉइंट में बोला क्या जा रहा है। तो उससे पहले हम देखते हैं अगर किसी भी इकोनॉमी में उसका नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट किया जाता है तो कैसे किया जाएगा, या फिर ये जो थ्योरी बेस है ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होता है। मान लेते हैं कि जो पर्सन ए है वो कोई फार्मर है जिसने प्रोड्यूस किया, पर्सन ए प्रोड्यूस्ड, इसे थोड़ा आगे करके लिखते हैं। किसी भी इकॉनमी में एक पर्सन ए है, या बोल सकते हैं फार्मर है, जिसने प्रोड्यूस किया या प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स नहीं, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन का प्रोडक्शन किया। कोई पर्सन बी है जिसने पर्सन ए से उसके सारे कॉटन खरीद लिए, परचेज कर लिया। पर्सन बी परचेज्ड एंड प्रोड्यूस्ड थ्रेड आउट ऑफ इट। मीन्स
पर्सन ए से जो कॉटन खरीदा पर्सन बी ने, उस कॉटन को उसने थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कॉटन से थ्रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसने थ्रेड में कॉटन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया। या वो 100 अगर रुपीज़ का अगर कॉटन ले रहा है तो 100 रुपीज़ में आगे थोड़ी सेल करेगा, 500 में सेल करेगा। तो 500 में से जो इनिशियल इंटरमीडिएट कॉस्ट है, आप जो इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करते हो तब आता है कि पर्सन बी ने एक्चुअल कितना वैल्यू ऐड किया उसमें, वो हम आगे देखेंगे और अच्छे से। तो पर्सन बी प्रोड्यूस्ड थ्रेड आउट ऑफ कॉटन and person C produced shirts and clothes out of thread। तो अगर हम इसमें देखें तो पर्सन ए अगर कॉटन की प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड क्या है, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड ऑब्वियसली कॉटन सीड्स होंगे। अगर पर्सन ए जिसने किसी थर्ड पर्सन से खरीदा होगा, पर्सन ए से पहले भी जो कोई होगा, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। तो अगर पर्सन ए ने कॉटन का प्रोडक्शन किया तो ऑब्वियसली उसके लिए जो कॉटन सीड है इंटरमीडिएट गुड है या इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा उस पर। अगर कॉटन सीड्स 100 रुपीज़ का था, जो पर्सन ए है उसने कॉटन सीड्स 100 रुपीज़ में खरीदे और उसने उस कॉटन सीड्स को कॉटन में कन्वर्ट किया, प्रोडक्शन किया, कल्टीवेशन, और उस कॉटन को इसने पर्सन बी को सेल कर दिया। अगर पर्सन बी को सेल किया तो इसने ऑब्वियसली कॉटन का कुछ प्राइस रहा होगा। तो मान लेते हैं कि जो कॉटन का प्राइस इसने रखा वो है 500 रुपीज़। तो अब पर्सन बी के लिए जो कॉटन है वो इंटरमीडिएट गुड है और उस पर्सन बी के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, 500 जो इंटरमीडिएट गुड्स पे लगा रहा है वो मीन्स पर्सन बी ने अपने इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स कॉटन के लिए कितना कॉस्ट लगाया, उस कॉस्ट वो कॉस्ट इसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है। अब अगर पर्सन बी शर्ट का प्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियसली जो शर्ट जो पर्सन सी जो है शर्ट का अगर प्रोडक्शन करता है तो उसकी वैल्यू, अगर थ्रेड की वैल्यू 500 रखी गई थी तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी रही होगी, मान लेते हैं वो है 1200। और फाइनली जो पर्सन सी जिसने शर्ट का प्रोडक्शन किया वो अपने गुड को एज फाइनल गुड सेल करती है कंज्यूमर को, इकोनॉमी में कंज्यूमर हाउस होल्ड के पास जाती है। और मान लेते हैं कि जो पर्सन सी जो है जिसने 1200, जिसका इंटरमीडिएट कॉस्ट 1200 था, अब इसके लिए 1200 इंटरमीडिएट कॉस्ट क्यों है, क्योंकि इसके लिए जो इंटरमीडिएट गुड है वो थ्रेड है जिसे उसने 1200 में खरीदा है। तो इससे वो 1200 में खरीदा है और फर्दर शर्ट की प्रोडक्शन की है तो उस शर्ट की जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली 1200 से ज़्यादा होगी। तो उस शर्ट की वैल्यू हम मान लेते हैं ₹2000। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका वैल्यू एड मेथड का, लिखा है कि ईच इंडिविजुअल फर्म, ये इंडिविजुअल फर्म ए है, इंडिविजुअल फर्म बी एंड इंडिविजुअल फर्म सी, या आप पर्सन की जगह प्रोड्यूसर सी बोल सकते हो या प्रोड्यूसर बी बोल सकते हो। तो अगर तो यहाँ बोला जा रहा है ईच इंडिविजुअल फर्म, जितने भी इंडिविजुअल फर्म्स हैं उन सब ने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया अपने आउटपुट में जिससे उसने एज अ कंज्यूमर गुड एज अ इंटरमीडिएट गुड खरीदा था। जैसे पर्सन ए ने कॉटन सीड को इंटरमीडिएट गुड खरीदा था एज अ इंटरमीडिएट गुड, उसमें वैल्यू एडिशन कितना किया, तो 500 में से आप उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करोगे तब एक्चुअल उसका वैल्यू एडिशन आएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पर्सन ए ने उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम यहाँ लाइन देते हैं, अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, मतलब हर एक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट में कितना वैल्यू ऐड करता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि उसने जो वैल्यू तैयार की है, जो आउटपुट तैयार किया उसकी वैल्यू क्या है आज, माइनस उस वैल्यू, उस आउटपुट को बनाने में उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना आया, तो उससे हम बोलते हैं वैल्यू एडिड। मतलब पर्सन ए का अगर हम फाइंड करें ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, पर्सन ए ने कितना वैल्यू ऐड किया अपने इंटरमीडिएट गुड में, जो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड था, कॉटन सीड्स के लिए इंटरमीडिएट गुड था। तो अगर ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस ऑफ ए फाइंड करें, प्रोड्यूसर ए ने या इंडिविजुअल फर्म जो पर्सन ए है उसने अपने आउटपुट में या अपने इंटरमीडिएट गुड में कितना वैल्यू एडिशन किया, तो आता है कैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो पर्सन बी ने आज आउटपुट तैयार किया उसकी वैल्यू क्या है आज 500 रुपीज़, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये फॉर्मूला है 500 रुपीज़ आज उसकी वैल्यू, माइनस जो गुड उसने 500 में सेल किया या जिसकी वैल्यू आज 500 है जिसके आउटपुट की, उस आउटपुट में उसने अपना एक्सपेंडिचर कितना किया, उसका खर्चा कितना आया था,
उसे परचेज करने में, मतलब इंटरमीडिएट गुड सेट था, तो इंटरमीडिएट गुड के ऊपर इसने कॉस्ट कितना गया उसका, इंटरमीडिएट कॉस्ट 100 रुपीज़। तो पर्सन ए ने कितना वैल्यू ऐड किया, यहाँ फिर से लिखते हैं हम 500 माइनस 100 इक्वल टू कितना वैल्यू एडिशन किया पर्सन ए ने, 400 रुपीज़। पर्सन ए ने अपने इंटरमीडिएट गुड में, जिस पे उसने इंटरमीडिएट कॉस्ट लगाया, उस पर वैल्यू एडिशन कितना किया, 400। अब वैसे ही अगर हम देखें कि पर्सन बी और फर्म सिंगल फर्म लिखा ना, ईच सिंगल फर्म एड सम वैल्यू, तो पर्सन बी या फर्म बी जो है उसने कितना वैल्यू ऐड किया इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो हम फाइंड करते हैं। सेम वैल्यू लिखेंगे हम, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ए, मतलब सॉरी बी, कि बी ने कितना वैल्यू ऐड किया अपने लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे। तो वो भी हम देखेंगे कि सेम फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब पर्सन बी ने जो आज आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या है आज, तो उसके आउटपुट की वैल्यू 1200 है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1200, उसमें से माइनस करते हो कि उस आउटपुट को तैयार करने में उसका कॉस्ट कितना आया, मतलब जिस गुड को उसने एज ए इंटरमीडिएट गुड खरीदा था उस पर कितना कॉस्ट आया, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड कॉटन था जिसके ऊपर एक्सपेंस कितना गया उसका 500, तो इसमें से आप 500 अगर माइनस कर दो तब कितना आता है 700। मीन्स पर्सन बी ने अपने लेवल पे इस प्रोडक्शन प्रोसेस के सेकंड लेवल पे, सेकंड स्टेज पे, जो गुड उसने इंटरमीडिएट गुड खरीदा था 500 में, उसने अपने लेवल पे उसने वैल्यू कितना ऐड किया 700, जिससे उसने आज 1200 में सोल्ड किया। अब अगर हम देखें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, देखो जीवीए ऐसे आप कंफ्यूज मत हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कि हर एक सिंगल फर्म जो है अपने गुड में, अपने आउटपुट में कितनी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऐड कर रही है, क्योंकि वैल्यू एड मेथड है ये। तो पर्सन सी या पर्सन फर्म सी ने, सिंगल फर्म ने, यहाँ मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ईच सिंगल फर्म एड सम वैल्यू, हर एक जो फर्म होता है कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो पर्सन सी या कंपनी सी या फर्म सी जो है वो अपने लेवल पे कितना वैल्यू ऐड किया, तो सी ने कितना किया, तो उसने जो आज आउटपुट तैयार किया, कैसे निकालते हैं हम ये, जो उसने आज आउटपुट तैयार किया उस आउटपुट की वैल्यू कितनी है, तो पर्सन सी ने जो आउटपुट तैयार किया अपना, उसकी वैल्यू 2000 है जो फाइनली कंज्यूमर के पास गई है, तो उसके आउटपुट की वैल्यू 2000 है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000 माइनस उस पर कॉस्ट कितना गया उसका, मीन्स एज इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना गया, तो उससे अगर इंटरमीडिएट गुड इसके लिए क्या था, इसके लिए इंटरमीडिएट गुड थ्रेड था, थ्रेड जिसे खरीदने में उसने 1200 रुपीज़ लगाए, तो 1200 रुपीज़ जो उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर आप 1200 रुपीज़ माइनस कर दो, तो इस स्टेज पे पर्सन सी ने अपने लेवल पे कितना वैल्यू ऐड किया 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ उसने वैल्यू एडिशन किया। और इसके बाद एक हम ये देख लेते हैं कि अगर पर्सन सी है, सॉरी कोई पर्सन है जिसने ए को बेचा, देखो नेवर एंडिंग चेन होती है, तो इसे हम हर एक पर्सन को या हर एक प्रोड्यूसर को लेना बहुत इम्पॉसिबल है। मीन्स जो प्रोडक्शन सेक्टर, सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर होता है जहाँ से हर एक चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और यहाँ से आप उसे समझ नहीं पाओगे ठीक से। तो हम मान के चलते हैं कि जो कॉटन सीड है, कॉटन सीड इसके लिए जो यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट था, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपीज़ यहाँ पे हुआ। जो पर्सन ए से पहले जो कोई होगा उसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 था, 20 ने 100 में खरीद लिया, जैसे इसने इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 है तो 500 इसमें खरीद लिया, सेल परचेज कर लिया, तो यहाँ पे जो इससे पर्सन ए से पहले जो रही होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 है। तो अगर आप, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो वैल्यू एड मेथड में अब देखते हैं कि इसके आगे हम कैसे फाइंड करते हैं नेशनल इनकम को। तो हमने देख लिया फर्स्ट में क्या लिखा था कि आप हर एक जो इंडिविजुअल फर्म है कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करती है अपने स्टेज पे, प्रोडक्शन स्टेज पे, और सेकंड ने बोला कि उन सभी वैल्यू एडिशन को अगर आप ऐड कर दो तो फाइनली उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम आ जाती है। तो यही सारे वैल्यू एडिशंस हैं जो उसने ऐड किया डिफरेंट स्टेज पे उस गुड में, या बोल सकते हैं सर्ट जो फाइनल गुड का प्रोडक्शन है उसमें डिफरेंट वैल्यू एडिशन हुआ। तो ये वैल्यू एडिशन कितना आया आपका टोटल वैल्यू एडिशन कितना आया इस इकोनॉमी में, वही नेशनल इनकम होगा। तो अगर आप फाइंड करते हो तो 800, 1500, 700 हो गया, 1500, 1900 और 2000। तो बेसिकली जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है या फाइनली गुड का प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू डिफरेंट स्टेज पे जो ऐड होती गई तो उस गुड की वैल्यू 2000, और यही तो नेशनल इनकम की वैल्यू है। नेशनल इनकम का मतलब है कि आप उस इकोनॉमी अगर नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हो
तो आप उस इकोनॉमी के फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हो, आप इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हो। जैसे ये सब इंटरमीडिएट गुड थे, पर्सन बीन के लिए थ्रेड इंटरमीडिएट गुड था, आपने इन सब को ऐड नहीं किया, आप फाइनली उस फाइनल गुड के वैल्यू को ऐड करते हो। तो फाइनली जो 2000 अगर आप यहाँ वेरीफाई करो, जो फाइनली गुड प्रोड्यूस हुआ वो 2000 है, 2000 रुपीज़ है। तो आप अगर इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते थे तो वहाँ पे आप इसको फाइनल गुड्स के वैल्यू को आप लेते थे कि इससे अगर आप किसी ने सेल किया तो किसी की इनकम 2000 होगी और किसी के लिए एक्सपेंडिचर 2000 होगा। तो अगर एक साइड से आप इनकम ऐड करो तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम आएगा, दूसरे से एक्सपेंडिचर ऐड करो तो एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम आएगा। यहाँ पे आपने इस फाइनल गुड को ना लेकर के इसके बीच में इंटरमीडिएट गुड्स में हर एक स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है उन सब को आपने लिया और तब आपका आया 2000 रुपीज़। और यही एक वजह है कि आप किसी भी मेथड से फाइंड करो, नेशनल इनकम मेथड से फाइंड करो, एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करो या फिर वैल्यू एडेड मेथड से फाइंड करो, जो आपकी इकोनॉमी की नेशनल इनकम है वो वेरी नहीं करती। तो 2000 आ गया। तो अब ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ ए जो ए ने ऐड किया, ग्रॉस वैल्यू ऑफ बी मतलब अपने लेवल पे जो अपने आउटपुट में उसने कितनी वैल्यू एडिशन की इंटरमीडिएट गुड में जिससे उसने खरीदा था एज ए इंटरमीडिएट गुड, पर्सन सी या वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय पर्सन सी। तो इन सभी ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो तो इनसे आपको मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये जो आपका है आपका 2000 वो ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा कि जो जीडीपी, ये मैं रेड पेन से लिखता हूँ, किसी भी इकोनॉमी की जो जीडीपी एट एमपी होती है वो समेशन होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब सभी जितने भी वैल्यू एडिशन में डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट स्टेज पे उन सभी वैल्यू एडेड को ऐड कर दो तो उस इकोनॉमी की जीडीपी आपकी आ जाती है एट मार्केट प्राइस। तो जैसे पर्सन ए या फर्म ए ने वैल्यू ऐड किया 400 वैल्यू एडेड बाय पर्सन बी या प्रोडक्शन सेक्टर या कंपनी बी 700, उन सभी को आपने ऐड किया, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सभी को आपने ऐड किया ग्रॉस वैल्यूज़ को, तो आपका फाइनल जो अमाउंट आता है उससे आप बोलते हो जीडीपी एट एमपी। तो आपका ये फर्स्ट था, जीडीपी एट एमपी आपने फाइंड कर लिया। अब अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से फाइंड करते हैं तो जीडीपी आपका नेशनल इनकम नहीं है। हमेशा अगर कोई किसी भी मेथड से आपको नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए बोलता है तो वो आपके बारे में वो आपसे चाहता है कि आप उसको नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल के दो। आउट ऑफ 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये जनरली इसको आप नेशनल इनकम बोलते हो। ये सभी जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी या एनडीपी एट मार्केट प्राइस एमपी, वो सभी एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है। वैसे ही एनएनपी एट एफसी भी एग्रीगेट है नेशनल इनकम के, लेकिन एक्चुअल जो आप नेशनल इनकम बोलते हो तो उसका मतलब ये वाला एग्रीगेट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जीडीपी एट एमपी आ गया, आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है, मीन्स एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से आप फाइंड करते हो तो फर्स्ट स्टेज आपका यही होता है, स्टेप 1 जो होता है वो होता है आपका कि आप पहले जीडीपी एट एमपी फाइंड करो, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसका मेन मोटिव होता है कि आप उसमें जीडीपी एट एमपी फाइंड करो। स्टेप 2 में जीडीपी एट एमपी को आप चेंज करते हो एनडीपी एट एफसी, मीन्स आप एनडीपी एट एफसी फाइंड करते हो। अब अगर आपको एनडीपी एट एफसी फाइंड करना है तो आपके पास जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि अगर एक आउट ऑफ 8 एग्रीगेट्स किसी एक एग्रीगेट ऑफ इनकम को सेकंड एग्रीगेट ऑफ इनकम में कैसे चेंज किया जाता है। तो मैं यहाँ एक बार और दिखाता हूँ। आपके पास अगर जीडीपी आ गया है और सेकंड स्टेज में आपको एनडीपी फाइंड करना होता है वैल्यू एडेड मेथड में, तो आप एनडीपी कैसे फाइंड करोगे, जो जीडीपी आपने फाइंड किया उसके हेल्प से। तो आप इक्वल टू लिखते हो जो आपको फाइंड करना है एनडीपी सेकंड स्टेज में, इक्वल टू जो आपके पास आ गया है जीडीपी एट एमपी आपने फाइंड कर लिया। अब इसके हेल्प से आप फर्दर एनडीपी कैसे फाइंड करते हो, तो आप इसके ईच टर्म को इसके रेस्पेक्टिव टर्म से कंपेयर करते हो। जैसे इसका फर्स्ट टर्म जो है वो है नेट, इसका ग्रॉस। अब नेट और ग्रॉस में क्या रिलेशन है, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ नेट है यहाँ ग्रॉस है तो यहाँ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। ये फॉर्मूला देख के यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ रिलेशन नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए जीडीपी आपके पास दिया हुआ है, आपको एनडीपी चाहिए,
तो आप एनडीपी के ईच टर्म को जीडीपी के ईच टर्म से कंपेयर करते हो। जैसे इसका फर्स्ट वर्ड जो है एन है, स्टैंड फॉर नेट, और इसका ग्रॉस। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, मीन्स नेट और ग्रॉस में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो नेट फाइंड करने के लिए ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। तो आपको नेट फाइंड करना है, ग्रॉस दिया हुआ है तो माइनस आपने डेप्रिसिएशन कर दिया। सेकंड देखते हो डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक, कोई चेंज नहीं होगा, सेम है। प्रोडक्ट। जो थर्ड जो सेकंड चीज़ आपको डिफरेंट है वो है यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए और दिया हुआ आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है? अगर आपको मार्केट प्राइस की हेल्प से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए क्या रिलेशन है? एफ सी इज इक्वल टू एम पी माइनस एन आई टी। तो इसी के हिसाब से आप इसको यूज़ करोगे। एफ सी इज इक्वल टू एम पी है तो इसमें आप कंप्लीट करने के लिए एक्सप्रेशन को एन आई टी माइनस करते हो। तो इनका वैल्यू एडेड मेथड में फर्स्ट स्टेप में आप जीडीपी निकालते हो, सम ऑफ ऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी आ जाता है एट एमपी। फिर उस जीडीपी एट एमपी की हेल्प से एनडीपी एट एफसी निकालते हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि किसी एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो फर्स्ट एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम जब कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम होते हैं। उन सभी से एक एग्रीगेट को, जैसे जीडीपी है फर्स्ट एग्रीगेट, तो उसको सेकंड एग्रीगेट एनडीपी में कैसे चेंज करते हैं। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से देखा था। कुछ रिलेशंस लिखवाए थे 5 या 6, उस रिलेशन के बेस पे यही सारे रिलेशन हैं। 2-3 और रिलेशंस हैं, उसके हेल्प से आप फाइंड करते हो। तो वही हमने किया। सेकंड स्टेप में आपको एनडीपी एट एफसी फाइंड करना होता है, जो आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड कर लिया उसके हेल्प से। तो जीडीपी के हेल्प से आपने एनडीपी एट एफसी निकाल लिया। स्टेप थर्ड में आप फाइंड करते हो फाइनली नेशनल इनकम, मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फाइनली आप नेशनल इनकम फाइंड करते हो, जिसे आप नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हो। किसके हेल्प से? जो आपने इससे पहले फाइंड किया एनडीपी एट एफ से। तो आप फिर से आप एनडी, जैसे आपने ये फाइंड किया था इसको आपने यहाँ लिखा, इसको कंपेयर करके आपने एक्सप्रेशन पूरी की। वैसे ही अगर आपको एनएनपी एट एफ से निकालना है तो जो आपने पहले फाइंड किया उसको आप यहाँ लिखोगे, जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको ये फाइंड करना है इस चीज़ के हेल्प से, तो आप इसके ईच टर्म को इसके रिस्पेक्टिव टर्म से कंपेयर करोगे। जैसे फर्स्ट टर्म नेट, फर्स्ट टर्म हमेशा नेट होता है और बीच में जो आपका टर्म होता है कहीं भी वो नेशनल के लिए होता है। तो अगर ये नेट है, इस साइड नेट है, सेम है, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड नेशनल होता है, यहाँ नेशनल यहाँ डोमेस्टिक। अब नेशनल और डोमेस्टिक में क्या रिलेशन है इसकी तरह? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA होता है। मीन्स अगर आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है और डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और नेशनल इनकम फाइंड करना है, तो नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए उसमें आप NFI ऐड करते हो, जो कि नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेशन है। तो ये N जो है बीच का, ये नेशनल ये डोमेस्टिक, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक, जिसमें आप ऐड करते हो एट NFI ऐड कर दिया आपने। फिर देखते हैं कोई डिफरेंस है। FC मतलब फाइनली आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट जो वैल्यू एडेड मेथड से फाइंड करते हो वो ये आता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में आप NFI ऐड कर देते हो, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको जनरली हम नेशनल इनकम ही बोलते हैं, आपका वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व हो गया। तो एक हम देखते हैं क्या क्या स्टेप था वैल्यू एडेड मेथड का। वैल्यू एडेड मेथड, इसमें फर्स्ट स्टेप आपने क्या निकाला? सभी जीवी एट एमपी को आपने ऐड कर दिया और फाइंड किया जीडीपी एट एमपी। सेकेंड स्टेप में जीडीपी एट एमपी की हेल्प से एनडीपी एट एफसी निकालते हो, मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और थर्ड जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम बोलते हैं, वो फाइंड करते हो आप एनडीपी की हेल्प से। मीन्स इसमें क्या सीक्वेंस है? फर्स्ट में आप जीडीपी फाइंड करते हो, जीडीपी की हेल्प से एनडीपी फाइंड किया जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेकंड स्टेज में अगर आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड कर लिया, उसकी हेल्प से आप नेशनल इनकम फाइंड करते हो, जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये कैसे फाइंड करें, क्या रिलेशन होता है, वो सब आपको मैंने यहाँ बताया। और अगर आपको अच्छे से समझना है, डायरेक्ट आप इस चैप्टर पे आए हो तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी,
तो किसी भी एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में चेंज कैसे करते हैं, ये सभी एग्रीगेट्स होते हैं। NNP@FC, NDP@FC, GDP@MP, ये सभी एग्रीगेट्स हैं। तो एक दूसरे में एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे चेंज करते हैं, ये लास्ट क्लास में आप एक लेक्चर देखोगे, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम के एक चैप्टर है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप एक एग्रीगेट को दूसरे में चेंज करते हो। अगर वो आता है आपको तो यहाँ इतना डिटेल में समझने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हो। तो यही आपका वैल्यू एड मेथड था। आप फर्स्ट स्टेज में सभी GVA@MP को ऐड करते हो, GDP@MP निकालते हो, मतलब आप फर्स्ट स्टेज में GDP@MP निकालते हो, उसके हेल्प से आप NDP@FC निकालते हो, NDP@FC GDP@MP की हेल्प से, और थर्ड स्टेज में आप नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम जिसे बोलते हैं, वो फाइंड करते हो आप NDP@FC फैक्टर कॉस्ट की हेल्प से। तो वो है यहाँ पे थर्ड स्टेज में आप नेट नेशनल प्रोडक्ट हेल्प फाइंड करते हो NDP फैक्टर कॉस्ट के हेल्प से। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यही वैलिड मेथड था। यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आता है या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो पेपर में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मीन्स जब आप नेशनल इनकम फाइंड करते हो तो एक फ्रिक्वेंट कैलकुलेशन मिस्टेक की जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसे आप बोलते हो डबल काउंटिंग। जैसे कि नाम से पता है, किसी एक वैल्यू को आप डबल टाइम्स, मतलब एक वैल्यू को आप मोर देन वंस ऐड कर देते हो, तो उसे हम डबल काउंटिंग बोलते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। उससे आपकी नेशनल इनकम एरर आ सकती है। तो जैसे इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वैल्यू एड मेथड में अगर आपको वैल्यू एड मेथड का सही इन्फॉर्मेशन नहीं है या आप उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते, तो आप यहाँ पे डबल काउंटिंग की मिस्टेक कर सकते हो। कैसे? जैसा हमने बताया था कि हर स्टेज पे उस गुड्स में वैल्यू एडिशन की जाती है कुछ ना कुछ। तो अगर आप यहाँ पे अगर आपको वैल्यू एड मेथड का कॉन्सेप्ट सही से नहीं है, तो आप क्या करोगे, पर्सन एक ने कितना वैल्यू ऐड किया ये आप लेते हो, यहाँ दिखाते हैं। स्टेज ए पे अगर आपको वैल्यू एड मेथड नहीं पता, तो आप इसमें कैसे डबल काउंटिंग एड कर सकते हो, वो देखो। पर्सन ए ने अगर 100 रुपीज़ इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा के 500 गुड का प्रोडक्शन किया, तो आप उस इंटरमीडिएट गुड को ना इग्नोर कर देते हो गलती से, और उस वैल्यू ऑफ आउटपुट को ले लेते हो डायरेक्ट। मतलब पर्सन ए ने, या बोल सकते हैं स्टेज ए या फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेज पे जो गुड में 500 का वैल्यू एडिशन हुआ, बी में आप ले लेते हो डायरेक्ट 1200 की सेकंड स्टेज पे, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड या सर्ट बोल सकते हो, 1200 का वैल्यू एडिशन हुआ। और थर्ड स्टेज पे आप फाइनली जो उसने गुड प्रोड्यूस किया 2000, इस 2000 को आप ऐड कर देते हो। और फिर अगर आप फाइंड करो तो ऑब्वियसली जो मिस्टेक आएगा, अब इसका कितना आएगा 2000, 32, 3700। अब देखो आनी चाहिए थी 2000, लेकिन आ रहा है 3700। तो जनरली यही वैल्यू डबल काउंटिंग की मिस्टेक होती है कि आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को ऐड ही नहीं करते। मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट को आप हर स्टेज पे लेस करना भूल जाते हो। जैसे मैंने अगर वैल्यू एडेड मेथड यहाँ सॉल्व किया था, तो हर स्टेज पे मैंने, जैसे पर्सन ए ने अगर 500 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया, तो उसमें से मैं माइनस करता था कि उस 500 को प्रोडक्शन करने के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना आया। मीन्स उसने जो इंटरमीडिएट गुड खरीदा अपने लिए, कॉटन सीड्स, उसमें उसकी कितनी कॉस्ट गई। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट मैंने हर स्टेज में माइनस किया, 100 रुपीज़ माइनस किया, तो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन जो 500 की जगह से कितनी आनी चाहिए, 400 रुपीज़। अगर आप इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर माइनस करते तो सेकंड स्टेज पे 1200 का गुड उसने बेचा, मतलब उसके आउटपुट की वैल्यू 1200 है, लेकिन उसने उस 1200 डायरेक्ट टोटल 1200 थोड़ी उसने वैल्यू ऐड किया, उसमें वो वैल्यू माइनस होगा जो उसने एज ए इंटरमीडिएट कॉस्ट एक्सपेंडिचर किया। तो 1200 में से आप माइनस करोगे 500 जितने में उसने गुड खरीदा, इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करोगे, इसमें आप माइनस करते हो 500। सिमिलरली इसमें आप अगर 2000 का गुड फाइनली प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें से आप 1200 माइनस करोगे, और तब आता है आपका 2000 जो सही है। तो डबल काउंटिंग में क्या एरर हुई, आपने हर एक वैल्यू को डबल काउंट कर लिया। जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो कि जबकि वैल्यू एड 400 थी अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करते तो, लेकिन गलती से आपने 500 ले लिया, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया। सेकंड वाले में 500 रुपीज़ तो वहाँ है ही, वो 500 आपने दोबारा यहाँ से इंक्लूड कर दिया। मतलब हर स्टेज पे आप कुछ ना कुछ जो वैल्यू एक बार ऐड होनी चाहिए तो उसको आपने डबल ऐड कर दिया, मतलब मोर देन वंस किसी वैल्यू को आपने ले लिया वैल्यू एडिशन की प्रोसेस में। तब उस मिस्टेक को जो है, जब वो मिस्टेक होती है तो उससे हम बोलते हैं डबल काउंटिंग मिस्टेक या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मीन्स जो आप
फाइंड कर रहे हो नेशनल इनकम, उसमें आपसे डबल काउंटिंग की मिस्टेक हो सकती है बहुत आसानी से, अगर आप ध्यान से सॉल्व नहीं करोगे तो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर डबल काउंटिंग मिस्टेक या डबल काउंटिंग एरर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसके लिए दो मेथड है। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट, या तो आप जो नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हो डायरेक्ट आप फाइनल गुड की वैल्यू लो, डायरेक्ट आप इनकम या एक्सपेंडिचर या वैल्यू एड मेथड ले रहे हो तो आप डायरेक्ट फाइनल गुड की वैल्यू लो, बजाय इसके डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करने के फाइनल गुड की वैल्यू लो। तो फर्स्ट मेथड जिससे आप इस मिस्टेक को सॉल्व या डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो वो है आपका फाइनल गुड। फाइनल गुड या इससे आप अगर अच्छे से लिखो तो मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड ओनली। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनल इनकम का, तभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि नेशनल इनकम होता क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम वहीं से पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा फाइनल गुड की वैल्यू ली जाती है। बीच में जितने भी गुड्स हैं, मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। जैसे थ्रेड है, ये कॉटन इंटरमीडिएट गुड है, थ्रेड इंटरमीडिएट गुड है, इवन शर्ट भी इंटरमीडिएट गुड ही है। फाइनली जो आपके पास आया है, कंज्यूमर के पास जो गई है, वो है फाइनल गुड। तो आप इन सभी बीच के इंटरमीडिएट गुड को ना लेके फाइनली जो गुड प्रोड्यूस हुआ है जो आपके पास है उसकी वैल्यू को इंक्लूड करना। उससे आपका क्या होगा, नेशनल इनकम एरर नहीं हो सकता, डबल काउंटिंग की मिस्टेक नहीं हो सकती। तो फर्स्ट कि फाइनल गुड के मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स के मार्केट प्राइस को ही लो आप। सेकेंड, वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड है आप वैल्यू एडेड मेथड सॉल्व करो। वैल्यू एडेड मेथड कहने का मतलब आपने जो ये मेथड सीखा, इस मेथड को यूज़ करो आप इस प्रॉब्लम से, इस डबल काउंटिंग के एरर को हटाने के लिए, आप प्रिवेंट करने के लिए, जिससे आप इस मिस्टेक को, डबल काउंटिंग एरर को आप प्रिवेंट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन में करने से बच सकते हो। मतलब डबल काउंटिंग की मिस्टेक करने से आप बच सकते हो। तो उसके लिए आप मेथड जो यूज़ करो नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए, वो यूज़ एडेड मेथड। तो हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जो करते हैं उसमें ऑलरेडी हम फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ तो मिस्टेक होने से रहा। और सेकंड जो मेथड है जिससे आप डबल काउंटिंग एरर को रोक सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, वो है वैल्यू एड मेथड। अब वैल्यू एड मेथड क्यों बेस्ट है या उसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो डबल काउंटिंग की मिस्टेक को, तो वो आपने यहाँ खुद ही देखा कि अगर आप वैल्यू एड मेथड से करते हो तो हर एक स्टेज पे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट जो बनी है उसमें से आप माइनस करते हो कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट कितना आया। तो हर जगह आप इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करते हो, तो यहाँ से वैल्यू एडिशन की दिक्कत आती नहीं है। और अगर आप यहाँ देखो तो अगर आप फाइनल गुड से लेते हो, फाइनल गुड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो कि आप मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही आप इंक्लूड करोगे नेशनल इनकम में, तो भी 2000 है। अगर आप वैल्यू एड मेथड से आप फाइंड करो तो भी उस गुड की वैल्यू जो है 2000 ही है। तो ऑब्वियसली अगर आप नेशनल इनकम फाइंड करते हो किसी मेथड से, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे वैल्यू एड मेथड हो, इसीलिए तीनों से जो आप सॉल्व करते हो तो उनकी वैल्यू सेम आती है। क्योंकि जो आप इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड करते हो उसमें आप फाइनल गुड की वैल्यू लेते हो 2000, और जब अगर आप वैल्यू एड मेथड से सॉल्व करते हो तो उसके बीच के वैल्यू एड को निकालते हो, एक्चुअल कितना वैल्यू एड हुआ तो वो भी 2000। तो आप फाइनल गुड के वैल्यू को लो तो भी 2000, और अगर आप वैल्यू एड मेथड से सॉल्व करो तो भी 2000। तो यहाँ सेम है वैल्यू। तो इसी वजह से यही एक मेन बेस है जिसकी वजह से कि तीनों मेथड, चाहे वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करो, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालो, या एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालो, तीनों में ही जो वैल्यू है वो सेम ही आती है नेशनल इनकम। तो यही आपका नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट था। अब हम इस पे बेस्ड इस स्टेज को जो ये लिखा हुआ है इसको देखते हुए हम मतलब वैल्यू एडेड मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको इसका और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ कैसे करते हैं हम एक्चुअली क्वेश्चन करने में। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एन इकॉनमी, जो ये क्वेश्चन हमें वैल्यू एडेड मेथड से फाइंड करना है, जो कुछ लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ इन एन इकॉनमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस, ए सेल गुड्स ऑफ ₹20 करोड़ टू बी, 30 करोड़ टू सी एंड ₹40 करोड़ टू हाउस होल्ड। तो इससे पहले देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें फर्म ए जो है, कोई ए है जो अपने गुड्स को सेल करती है बी को, और बी सेल करती है सी को, सी सेल करती है डी को। तो आप बोल सकते हो कि जनरली ये ए बी सी
और डी, ये A B C जो 4 हैं ये सभी के सभी प्रोड्यूसर्स हैं। तो पर्सन ए जो है या प्रोड्यूसर ए जो है अपने गुड को जो कि 20 करोड़ का है वो बी को देता है एज इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब 20 करोड़ का गुड को उसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और वैल्यू एडिशन कौन करेगा? बी। फिर बी जो कुछ गुड्स बनाएगा वो सेल करेगा सी को, जो उसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, कुछ और वैल्यू एडिशन करेगा अपने स्टेज पे। और सी जो है फाइनली अपने गुड को डी को देगा एज इंटरमीडिएट गुड, और जो डी है सी के इंटरमीडिएट गुड को फर्दर सी के गुड को एज इंटरमीडिएट गुड जो खरीदी है उसने, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या वैल्यू एडिशन करेगा। तो यही क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 के 4 जो हैं प्रोड्यूसर सेक्टर है या प्रोड्यूसर्स हैं, और जो डी है वो फाइनली अपने गुड्स को हाउस होल्ड को बेचता है, क्योंकि डी उस प्रोडक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेज प्रोड्यूसर है, जो अपने गुड को डायरेक्टली जो प्रोड्यूस करेगा वो फाइनल गुड प्रोड्यूस करेगा और वो कंज्यूमर तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म। मतलब हर स्टेज पे, जैसे हमने वैल्यू एडिशन में फर्स्ट में पढ़ा था कि हर स्टेज पे किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है। वही बोल रहे हैं कि हर स्टेज पे जो हर इंडिविजुअल फर्म है या वो जो ईच फर्म क्या वैल्यू ऐड कर रही है अपने इंटरमीडिएट गुड में। जैसे प्रोड्यूसर बी है, प्रोड्यूसर सी, प्रोड्यूसर डी, ये अपने स्टेज पे जो गुड इन्होंने एज इंटरमीडिएट गुड खरीदी उसने उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया वो आपको फाइंड करना है। तो वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए कुछ भी जो आप दिया हुआ आपको फाइंड करने के लिए वो टेबल फॉर्मेट में सॉल्व किया जाता है। वो कैसे देखते हैं? तो यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका। तो टेबल बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट या वीओ। यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो हर ईच स्टेज पे जो प्रोड्यूसर है वो अपना क्या इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा रही है, मतलब इंटरमीडिएट गुड को खरीदने में क्या कॉस्ट है। अगर वो प्रोड्यूसर ए से बी खरीदती है कुछ गुड 40 करोड़ का, तो ऑब्वियसली 40 करोड़ को 80 करोड़ में या 60 करोड़ में सेल करेगा, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है? अगर 40 करोड़ को 80 करोड़ में ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो 40 करोड़ उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट है। इंटरमीडिएट कॉस्ट जो कि उसने इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदने में लगाया, और फाइनली उसने क्या वैल्यू ऐड किया? वैल्यू एडेड, या बोल सकते हो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म, या वैल्यू एडेड। हमें पता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म, फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकंड प्रोड्यूसर, थर्ड प्रोड्यूसर, इन सबको अगर आप फाइंड करो तो फाइंड क्या होता है आपका डायरेक्टली? जीडीपी एट एमपी, इन सभी के सम को। तो बात की बात है, हमने पहले ही समझा इससे लास्ट में। तो इसमें आप कैसे वैल्यू मतलब हर फर्म ने क्या वैल्यू एडिशन की अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे या अपने स्टेज पे, वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट हम लेंगे जो प्रोड्यूसर या फर्म ए है। फर्म ए ने कितना कितना गुड किसको किसको सेल किया? फर्म ए ने अपना गुड को बी को सेल किया। फर्म ए सेल्स टू बी। बी को कितना सेल किया? 20 करोड़। सी को 30 करोड़ एंड 40 करोड़ टू हाउस होल्ड। और जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर या हाउस होल्ड कंज्यूमर जो फाइनली कंज्यूम करते हैं गुड को, उनको बेचा गया 40 करोड़ एंड गुड ऑफ ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। और जो अनसोल्ड स्टॉक है, मतलब अगर इस किसी एक अकाउंटिंग ईयर के हम जिस अकाउंटिंग ईयर में हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं किसी भी मेथड से, तो उस ईयर में अनसोल्ड स्टॉक है जो उस साल वो सेल नहीं कर पाया, फर्म ए जो है सेल नहीं कर पाई। वो कितने करोड़ की है? 10 करोड़। वैसे हम फर्म बी की लेंगे। फर्म बी सेल्स टू, और हाँ यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इनपुट ऑफ द फर्म इज अज्यूम टू 0। जो फर्म ए है उसने ये सभी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये सभी प्रोडक्शन करने में जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है 0 है।
इंटरमीडिएट कॉस्ट 0 है। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है 0 तो आप उसे 0 ही लोगे। तो फर्म बी का हम लिखते हैं कि फर्म बी सेल इज आउटपुट 40 करोड़ टू सी। फर्म बी ने सी को सेल किया 40 करोड़ का। हाँ, इंटरमीडिएट कॉस्ट का कितना आएगा 0, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इनपुट कॉस्ट मतलब जो आप उसने प्रोडक्शन किया उसके लिए इनपुट क्या है, मतलब कितना खर्चा किया, सेम इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है इनपुट कितना हुआ उसका। तो फर्म बी ने सेल किया 40 करोड़ टू सी। फर्म बी सेल इज आउटपुट ऑफ 40 करोड़ टू सी, 40 करोड़ टू सी, 60 करोड़ टू डी, डी को सेल किया 60 करोड़ एंड 50 करोड़ टू फाइनल कंजम्पशन। अब फाइनल कंजम्पशन क्या मतलब है, उनको बेचा गया जो उनके गुड को फाइनली कंज्यूम करे। तो हम हाउस होल्ड सेक्टर जो है या हाउस होल्ड कंज्यूमर, वो किसी भी गुड को फाइनली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो जो कोई गुड खरीदेंगे तो उसमें वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करते। वैल्यू एडिशन जनरली प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन सेक्टर्स करती हैं, या बोल सकते हैं फर्म करती है। तो फाइनल कंज्यूमर का मतलब है डायरेक्टली कंज्यूमर के पास गई, मीन्स हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड कंज्यूमर कितना गया उसके पास, 50 करोड़ हो गया ये। सी की अब बात करते हैं, फर्म सी के बारे में। फर्म सी ने क्या किया, फर्म सी सेल इज आउटपुट ऑफ 100 करोड़ टू डी। फर्म सी ने जो है डी को सेल किया 100 करोड़ का, हाउस होल्ड को सेल किया 100 करोड़ का एंड एक्सपोर्ट 100 करोड़, और उसने अपने गुड को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किया जो कि 100 करोड़ का है। फर्म डी की बात करते हैं अब। तो देखो यही टेबल है जनरली बनाने का कि आप हर एक फर्म में, जो हमने क्वेश्चन अब हमने एग्जांपल के बेस पे समझा था, हमने क्या समझा था कि किसी भी गुड के प्रोडक्शन में जो वो गुड है एक प्रोसेस में चलता है। फर्स्ट स्टेज पे कोई एक प्रोड्यूसर है जो उसको किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बी उस ट्रांसफॉर्मेशन को फर्दर आगे ले जाते हैं, जैसे थ्रेड को जैसे कॉटन को थ्रेड में किया। नेक्स्ट प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन सेक्टर में या स्टेज पे उस थ्रेड से शर्ट प्रोडक्शन करता है। तो वही यहाँ पे है कि अब फर्म डी का हम लेते हैं। फर्म डी ने क्या किया, फर्म डी फाइनल प्रोड्यूसर है जो कि अपने गुड को किसी दूसरे प्रोड्यूसर सेक्टर को नहीं देगा या किसी प्रोड्यूसर को नहीं देगा, वो डायरेक्टली जो है लास्ट स्टेज है जिसपे वो गुड को डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए बनाता है, फाइनली कंजम्पशन के लिए। फर्दर किसी प्रोड्यूसर को नहीं बेचता, उसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब यहाँ से गुड जो है डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आता है, या तो गवर्नमेंट यूज़ कर लेगी एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड। तो फर्म डी जो है या तो हाउस होल्ड को बेच देती है या गवर्नमेंट को बेच देती है, सेल करती है अपना गुड। अब सेल पर्सन डी ने कितना किया, 100 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड 100 करोड़ टू गवर्नमेंट। ये है आपका। तो ये जो आप अगर ऐड करते हो, ये क्या है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब उसने जो भी उनके पास इंटरमीडिएट गुड आया था उस इंटरमीडिएट गुड में कितना वैल्यू एडिशन किया। तो अब जो फर्म ए है उसमें पहले लिख दिया गया कि उसका कोई इंटरमीडिएट गुड नहीं है, मतलब जो गुड यहाँ वो प्रोडक्शन कर रहा है वो उसका अपना, उसमें उसका कुछ कॉस्ट नहीं लगता। ऐसा होता नहीं, जनरली कॉस्ट लगता है, लेकिन अगर दिया हुआ कॉस्ट नहीं लगा उसका, मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट उसका 0 है, जिससे मतलब एट 0 कॉस्ट उसने इन सभी गुड्स का, मतलब कितना है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ का प्रोडक्शन उसने उन गुड्स से किया, उसका पहले से पड़े होंगे या मतलब जिसमें कॉस्ट नहीं लगा उसका, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट 0 आ गया। फर्म बी ने जो सेकंड स्टेज है प्रोडक्शन, जो भी गुड फाइनली प्रोड्यूस हो रहा है, सेक्टर डी कर रही है, उस स्टेज में, उस प्रोडक्शन स्टेज में क्या किया उसने, जो गुड वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब उसने जो अपना आउटपुट बनाया उसकी वैल्यू कितनी हुई उसकी, बी को जितना सेल किया, सी को जितना, बी ने सी को जितना सेल किया, डी को सेल किया, हाउस होल्ड को सेल किया, उन सबको ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, वो आएगा कि उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया उसका वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, कितना है वो 150 करोड़। अब इस 150 करोड़ के प्रोडक्ट को बनाने के लिए या इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना आया, मतलब इनिशियली उसने कितना
कॉस्ट लगाया एज इंटरमीडिएट गुड, मतलब इंटरमीडिएट गुड को परचेज करने में, जिससे उसने 150 करोड़ का फाइनल गुड प्रोड्यूस किया, जो कि फर्दर प्रोडक्शन सी के लिए इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी। तो कितना किया उसने, तो देखें कि फर्म बी ने एज इंटरमीडिएट गुड किस किस से क्या क्या परचेज किया। तो प्रोड्यूसर ए से फर्म बी ने क्या परचेज किया था, कितने करोड़ का, मतलब प्रोड्यूसर ए सेल्स टू फर्म बी 20 करोड़, तो 20 करोड़ आ गया, मतलब बी ने जो है एज इंटरमीडिएट गुड 20 करोड़ स्पेंड किया था फर्म ए से गुड खरीदने के लिए। तो फर्म बी का जो इंटरमीडिएट कॉस्ट आया 20 करोड़ आया, तो फाइनली इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 150 में से 20 माइनस कर दोगे 130, मतलब 20 करोड़ के गुड को परचेज किया उसने फर्म ए से और उसको 150 करोड़ का प्रोडक्ट बनाया। तो फाइनली कितना वैल्यू एडिशन किया, तो आप ये इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दो तो एक्चुअल कितना वैल्यू ऐड किया, 130 करोड़। इसका भी आप लिख लो 100 करोड़, जो कि वैल्यू एडिशन है एट डिफरेंट स्टेज, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। अब फर्म सी है, फर्म सी ने कितना 300 करोड़ का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, जो कि फर्दर फर्म डी के लिए एक इंटरमीडिएट गुड होगा, जिससे वो फाइनली कुछ गुड प्रोड्यूस करेगा जो हाउस होल्ड या गवर्नमेंट यूज़ करेगी। तो इसने 300 गुड का प्रोडक्शन करने के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना लगाया उस पर, मतलब फर्म ए और फर्म बी से कितने कितने का प्रोडक्शन, मतलब इंटरमीडिएट गुड खरीदा उसने, जिससे उसने 300 करोड़ का प्रोडक्ट बनाया। तो फर्म ए ने, यहाँ से देखेंगे फर्म ए ने सी को कितना सेल किया, 30 करोड़। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट पहला 30 करोड़ आया, प्लस फर्म बी से कितना परचेज किया डी ने, फर्म बी ने सेल किया सी को, मीन्स सी ने परचेज किया, तो फर्म बी ने सी को कितना सेल किया 40 करोड़। तो 40 करोड़ आप ऐड करोगे, और फर्म सी ने मतलब 30 करोड़ इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा के ए से गुड खरीदा 30 करोड़ का, और 40 करोड़ का बी से, और उससे प्रोड्यूस किया 300 करोड़ का गुड, मतलब इसका इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है 70 करोड़, मतलब 70 करोड़ का इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा के उसने 300 करोड़ का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया। तो एक्चुअल इसने वैल्यू कितना ऐड किया, तो इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आएगा 230 करोड़। 300 वैल्यू ऑफ आउटपुट जो उसने प्रोड्यूस किया, आउटपुट उसकी वैल्यू में से आप माइनस करो जितना उससे प्रोड्यूस करने में खर्चा लगा एज इनिशियल एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल सकते हो, तो 230 करोड़। अब प्रोडक्शन ये फर्म डी ने जो अपना गुड प्रोड्यूस किया, जिसकी आज वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, उसके आउटपुट की वैल्यू 200 करोड़, तो उसने 200 करोड़ का प्रोडक्शन करने के लिए कितना कॉस्ट लगाया। तो देखते हैं कि फर्म डी ने अपने गुड को, इंटरमीडिएट गुड को किस किस से खरीदा, ए से नहीं खरीदा, बी से खरीदा है उसने। फर्म बी सेल टू डी, डी को सेल किया मतलब डी ने परचेज किया कितने का 50, तो इसने 50 करोड़ का इंटरमीडिएट गुड, प्लस फर्म सी से भी खरीद दिया, फर्म सी ने सेल किया डी को, मतलब डी ने परचेज किया कितने का 100 का, मतलब 150, मतलब जो प्रोड्यूसर सी है वो 200 करोड़ के प्रोडक्ट को बनाने के लिए 150 करोड़ की इंटरमीडिएट कॉस्ट आई है, मीन्स 50 करोड़ उसने एक्चुअल वैल्यू ऐड किया, जो कि वैल्यू ऐड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। मतलब प्रोड्यूसर डी ने या फर्म डी ने अपने स्टेज पे अपने प्रोडक्ट में कितना एक्चुअल वैल्यू ऐड किया, जितना उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसने आउटपुट बनाया उसका जो वैल्यू आज है उसमें से आप माइनस करो जितना उसने एक्सपेंडिचर किया उससे प्रोड्यूस करने में, तो 200 माइनस 150 तो कितना आया 50 करोड़। तो ये सब जो है ग्रॉस, इसे आप बोल सकते हो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ए, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बी, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस बी। इन सभी ग्रॉस वैल्यू, ये सभी ग्रॉस वैल्यू होते हैं कि अपने स्टेज पे प्रोड्यूसर बी ने कितना ऐड किया वैल्यू, प्रोड्यूसर सी ने कितना ऐड किया वैल्यू, और प्रोड्यूसर डी ने कितना ऐड किया। तो पूछ रहे हैं वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म, तो ईच फर्म ने कितना वैल्यू ऐड किया, तो फर्म ए ने इतना ऐड किया, फर्म बी ने इतना, फर्म सी ने इतना, और फर्म डी ने इतना एक्चुअल वैल्यू ऐड किया। तो आप लिख सकते हो फर्म ए वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज ऑफ ₹100 करोड़, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इज ऑफ ₹130 करोड़। इसे आप अपने हिसाब से अच्छे से लिखोगे जैसे आप लिख सकते हो इसे। और वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज ₹230 एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म डी टू इट्स प्रोडक्ट और फाइनल गुड इज
500 करोड़। तो ये आपका समझ में आया कि वैल्यू ऐड का मतलब क्या है। ईच फॉर्म मतलब ईच प्रोडक्शन प्रोसेस में ईच स्टेज पे जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन सेक्टर है या इंडिविजुअल फॉर्म है, इंडिविजुअल फॉर्म ए, इंडिविजुअल फॉर्म बी, अपने स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कितना वैल्यू ऐड कर पा रही है अपने प्रोडक्ट में। मतलब 150 का वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट प्रोड्यूस करते 150 उसका प्राइस है, मतलब 150 मार्केट वैल्यू है, उसमें से 20 रुपीज़ हम इसलिए माइनस करते हैं कि ये इनिशियल कॉस्ट है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, मतलब इतना उसने स्पेंड किया इतना प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक्चुअली कितना उसने वैल्यू ऐड किया 150 में से आप ये माइनस करते हो, जो कि एक्चुअल वैल्यू एडेड आती है उसकी फॉर्म ए की। तो ये सभी हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, वैल्यू एड बाय फॉर्म ए इज दिस, वैल्यू एड बाय फॉर्म बी इज दिस, वैल्यू एड बाय फॉर्म सी इज दिस एंड सो ऑन। अब देखते हैं कि बोल रहे कि टोटल वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एड कितना हुआ, तो आप इन सभी को ऐड कर दो। मैं यहाँ कर रहा हूँ अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग, जितना जो आपको सही फॉर्मेट लगता है आप उसमें करिए, बस आपको बताना है कि आप ये कैसे कर रहे हो। अब टोटल वैल्यू एड, ये तो ईच सिंगल वैल्यू एड है कि ए ने कितना ऐड किया, बी ने कितना ऐड किया, सी ने कितना ऐड किया। अब बोल रहा है कि फाइनली जो गुड प्रोड्यूस हुआ है, तो टोटल कितना वैल्यू एडिशन है, तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना आएगा, इन सबको ऐड कर दो। 100, 130, 230 एंड 230, 460 एंड 460 एंड 500, 550, ये 50 करोड़ है। तो कितना आया, 100, 230, 460 एंड 510, 510 करोड़ का एक्चुअल वैल्यू एडिशन या टोटल वैल्यू एडिशन हुआ। और ये वही चीज़ है कि आप हर एक इंडिविजुअल फॉर्म जितना वैल्यू ऐड करती है और जो आता है वही आपका नेशनल इनकम होता है। तो हर एक इंडिविजुअल फॉर्म ने इतना इतना वैल्यू ऐड किया, उन सबको ऐड करते तो 510 करोड़ वैल्यू एडिशन आया, टोटल वैल्यू एडिशन। अब बोल रहे हैं कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये बहुत ईजी है कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनली कंज्यूम कितने, कंजम्पशन करने में या फाइनली कंज्यूम कौन करते हैं। अभी मैंने बताया था जो कंज्यूमर होते हैं वो जो कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं वो। तो फाइनली कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आया इकोनॉमी में, इकोनॉमी में जो ये गुड प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोड्यूस पे फाइनली कंज्यूम करने में कितना खर्चा आया, ये तो वैल्यू एडिशन था। तो फाइनली कंज्यूम करने में कितना आया, तो आप ऐड करोगे जो हाउस होल्ड सेक्टर ने कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जितना परचेज किया वो सब फाइनल कंजम्पशन के अंदर आता है। तो फाइनल कंजम्पशन इज इक्वल टू हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। तो 40 करोड़ फॉर्म ए के गुड को परचेज करने में एक्सपेंडिचर किया कंज्यूमर्स ने, हाउस होल्ड कंज्यूमर ने। फिर यहाँ पे हाउस होल्ड कंज्यूमर ने 50 करोड़ यहाँ पे भी परचेज करने में लगाया, हाउस होल्ड कंज्यूमर ने, हाउस होल्ड सेक्टर ने 100 करोड़ यहाँ पे भी परचेज किया, 100 करोड़ यहाँ पे भी परचेज किया। तो टोटल कितना है 40, 50, 100 एंड 100, 40 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 100। और अगर गवर्नमेंट यूज़ कर रही है तो गवर्नमेंट भी जो अगर गुड परचेज कर रही है तो ऑब्वियसली वो अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए कर रही है, वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेगी गुड्स का। तो गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन है वो भी फाइनल कंजम्पशन के अंदर ही आता है। वो भी जो गुड परचेज करेगी प्राइवेट सेक्टर से तो उसे अपने कंजम्पशन के लिए पब्लिक, अपने कंजम्पशन के लिए पब्लिक सोसाइटी में या इकोनॉमी में जो बैकवर्ड पीपल हैं या जो लोग मतलब नीडी हैं उनके लिए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, तो वो भी हाउस होल्ड, क्यों इनडायरेक्टली वो हाउस होल्ड कंज्यूमर के पास ही आना है गवर्नमेंट से, तो इसीलिए हाउस होल्ड कंज्यूमर का भी एक्सपेंडिचर उसी में जाता है। तो ये 100 करोड़ और ऐड हो जाएगा। तो ये सभी जो आप ऐड करते हो हाउस होल्ड कंज्यूमर जितना एक्सपेंडिचर करते हैं प्लस गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करती है उनको आप ऐड करते हो तो आता है फाइनली कंजम्पशन। मतलब कि जो गुड आप मार्केट में इकोनॉमी में ये परचेज करते हैं उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते अदर फर्म की तरह। जैसे फर्म ए ने कॉटन दिया बी को तो बी ने उस कॉटन से शर्ट बना दिया या थ्रेड बना दिया, तो ये सब नहीं करती जो फाइनली कंजम्पशन। मतलब जो हम हाउस होल्ड सेक्टर हैं या हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं वो या गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर करती है प्रोड्यूसर्स से गुड खरीदने के लिए वो सब डायरेक्टली उसको कंज्यूम करती हैं, फाइनली कंज्यूम कर लेती हैं। तो बेसिकली ये आप वैल्यू एड मेथड्स के सॉल्व किया जाता है ऐसे ही। आप एक टेबल बनाते हो जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हो, जिसमें डिटेल लिखा जाता है, नरेशन की आप जो प्रोड्यूसर ए है उसने कितना गुड सेल किया, किसको सेल किया, तो
तो मतलब उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो उसने आउटपुट जो उसने प्रोड्यूस किया उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, माइनस उसने अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट उसने कितना कॉस्ट लगाया उसे बनाने में, वो आप माइनस करते हो तो समझ में आता है कि उसने एक्चुअल कितना वैल्यू ऐड किया अपने प्रोडक्ट में। और यही है वैल्यू एडेड मेथड। और ये आपने 3 चीज़ें फाइंड कर ली जो आपको क्वेश्चन में लिखा गया था। और अब जो है हम नेक्स्ट सेशन में नेशनल इनकम तीनों मेथड से जो सॉल्व किया जाता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ये वैल्यू एड मेथड जो हमने आज डिस्कस किया, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। 10 to 15 न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे तीनों मेथड पे बेस्ड, तब वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ एक्सपेंडिचर वैल्यू एड मेथड इतना ही आता है। वैल्यू एड मेथड में आप अगर इतना आपको समझ में आ रहा है, इसका थ्योरी बेस्ड आपको समझ में आया तो ये इनफ है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो है आपका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो उस 2 मेथड पे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनसे, वैल्यू एड मेथड से। तो यहाँ पे आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे आपको एक जगह दिक्कत आई होगी कि एग्रीगेट, वन ऑफ द एग्रीगेट को अनदर एग्रीगेट में कैसे चेंज करते हैं, मतलब जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में कैसे चेंज करते हैं या एनएनपी एट एफसी में कैसे चेंज करते हैं। तो ये सब अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर और ये जो पूरा मेथड है वैल्यू एड मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप पहले एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर जो इससे पहले करवाया था मैंने, वहाँ आप जाके देखो, उसके बाद आप यहाँ पे आओ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने कहा इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एड मेथड जो हमने आज किया, इस पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो आपको अच्छे से आइडिया होगा इन तीनों मेथड का कि इनका नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं तीनों मेथड से। थैंक यू।